आज से 2000 अधिक वर्ष बीत चुके हैं। सहारा रेगिस्तान की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। 33 लाख वर्ग मील में फैला हुआ दुनिया का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें रहने वाले 20 लाख लोगों ने कुछ एक हरे भरे इलाकों का सीमा से अधिक प्रयोग किया है तथा लगातार गहरे और गहरे कुएं खोदने के कारण पानी का स्तर नीचे की ओर चला गया है। आधुनिक तकनीकी योजनाएं भी इस रेगिस्तान को मानवोपयोगी बनाने में असफल है। सहारा की 1/4 सतह रेत से ढकी हुई है, बाकी हिस्से में पहाड़ियाँ, ज्वालामुखी व मरुस्थान इत्यादि हैं। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में सहारा रेगिस्तान भी कभी हरा भरा था, इसी की चर्चा करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सहारा हमेशा से ही बंजर और अमानवीय रहा हो। भूवैज्ञानिकों और पुराशास्त्रियों को इस बात के निश्चित प्रमाण मिले हैं कि यह प्रदेश कभी हरा भरा, उपजाऊ खेती व शिकार करने वाले निग्रोइड नस्ल के लोगों से भरा हुआ था, जो हाथी, हिप्पोपोटामस, मछलियाँ, मोलस्क, भैंसे तथा जंगली सांड इत्यादि पालते थे। सहारा में तस्सिली एंड अजेर नामक जगह पर मिली गुफाओं की दीवारों तथा चट्टानों पर शानदार चित्रकारी मिली है। वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि सहारा हरे भरे इलाके से आखिर एक रेगिस्तान में कैसे बदल गया। सहारा की हरियाली की एकमात्र वजह थी मानसून वर्षाओं का उत्तर की ओर बढ़ना। इस आज से 10,000 वर्ष पहले उत्तरी और मध्य अफ्रीका से नमी लाने वाली इन वर्षाओं से सहारा की जलवायु काफ़ी आर्द्र हो गई थी। 7000 से 2000 ईसा पूर्व तक सहारा की झीलें अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई थी। किन्हीं अज्ञात कारणों से मानसून वर्षाओं में कमी आने लगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। सूर्य ज़्यादा तेजी से नमी सोखने लगा। ईसा से 750 वर्ष पूर्व तथा बाद में 500 ईस्वी में कुछ नमी की अवस्था रही, लेकिन झील सूखने लगी तथा धीरे धीरे सहारा रेगिस्तान में बदलने लगा। सहारा वासियों के पशुओं के चरने, भूमध्य सागर वनस्पतियों की जगह उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को उगाने, पहाड़ी जंगलों के कटने की कई 100 वर्ष तक चली प्रक्रिया ने सहारा को वर्तमान हालत में पहुंचा दिया। आज हमारे सामने सहारा की हरियाली के सबूत के रूप में केवल भित्ति चित्र तथा उस जमाने के कुछ औजार बचे मिले हैं। सहारा की नदियाँ किसी समुद्र में न गिरकर वहीं के प्राकृतिक जलाशयों में गिरती थी। जब नदियों में पानी कम हुआ तो उनकी कमजोर धाराएं अपने ही रास्तों में रुककर दलदल बन गई। सूर्य ने दलदलों को पानी सूख लिया। इसका सबूत अभी भी सहारा की एमाडोर, तेगाजा तथा ताओदिन्नी जैसी जगहों पर पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड से मिल सकते हैं। रेत के टीले और विस्तृत क्षेत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को भी इसी से समझा जा सकता है। सन 1822 में डिक्सन डेनहोम, हग क्लेप्टन तथा वाल्टर ऑर्डनी नामक अंग्रेज अन्वेषकों ने चार्ड झील खोजी। यह सहारा के अनुसंधान की शुरुआत थी। मेजर अलेक्जेंडर गार्डन लग ने टिम्बकट जैसे पौराणिक शहर खोज निकाले। सन 1828 में रनकाइला नामक फ्रांसीसी ने एक अरब का वंश बनाकर टिम्बकटू से तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए मारक्को तक की पैदल यात्रा की। रन का रास्ते में कई जगह रेगिस्तानी मृगतृष्णा का भी शिकार होना पड़ा। सन 1830 में अल्जीयर्स पर कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों ने ट्रांस सहारा रेलवे के लिए सर्वेक्षण शुरू किया और इस गतिविधि के दौरान सन 1855 में जर्मन अन्वेषक वैज्ञानिक हाइनरिश वाथ ने पूरे सहारा की यात्रा की और उसका पहला आधिकारिक मानचित्र तैयार किया, जिससे उन पहाड़ियों को पता लगा जहां आज भी यहाँ वहाँ जैतून और मरुसुरु के वृक्ष मिलते हैं।
वाद के इस कारनामे से ही सहारा की पुरातात्विक शोध की शुरुआत हुई। वाद के अध्ययन ने सहारा के इतिहास को ऊट युग तथा पूर्व ऊट युग में बांट दिया, क्योंकि फजान तथा एयर क्षेत्र में मिलने वाली चित्रकारी में ऊँट का चित्र मौजूद नहीं है। 19वीं शताब्दी की समाप्ति के समय फ्रांसीसी भूविज्ञानी GBM फ्लेमेंट ने अल्जीरिया में दक्षिणी ओरान की गुफाओं की नक्काशी का अध्ययन करके सहारा के इतिहास की ओर बारीकी से खोज की। उन्होंने नक्काशियों में बने मवेशियों के चित्रों से अनुमान लगाया कि मवेशियों के युग व ऊँट के युग के बीच में सहारावासी अरब अश्वपालन युग से भी गुजरे थे। बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि अफ्रीका में 2000 वर्ष पूर्व भी ऊँट का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ और ईसाई युग के बाद इसका प्रयोग लोकप्रिय हुआ। मध्य सहारा में बिखरे हुए पत्थर के औजारों की रपट भी फ्रांसीसी भूवैज्ञानिकों द्वारा मिली और सन 1933 से 34 आते आते उनके प्रमाण भी मिल गए। पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अवशेष मिलने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि हाथी और बारहसिंगे जैसे जानवर भी कभी सहारा में अपना जीवन यापन करते थे तथा मनुष्य भी जल जीवों को पालता व उनका शिकार करता था। तासीली एंड अजर नामक पठार की खूबसूरत चट्टानों के बीच ऐसी चित्रकारी पाई गई है जिनके चित्र 26-26 फुट ऊंचे हैं। शताब्दियों पुरानी यह अद्भुत कला कई पीढ़ियों के योगदान से ही अस्तित्व में आई होगी। इनमें शामिल महिलाओं के चित्रों से जाहिर होता है कि चित्रों को सबसे पहले निग्रो नस्ल के लोगों ने बनाया होगा। भित्ति चित्रों और नक्काशियों से मिली जानकारी के अलावा होमो इरेक्टस तथा होमो वंश के सबसे प्राचीन जीवाश्मों के मिलने से यह सिद्ध हो गया है कि सहारा तथा अफ्रीका ही मानव जाति का प्रथम निवास स्थान था। चट्टानों के चित्र बताते हैं कि पुराने युग में सहारावासी बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते थे। इन चित्रों की वैज्ञानिक जांच से इनमें आयरन ऑक्साइड मिला है। स्वाभाविक ही है कि आयरन ऑक्साइड की विभिन्न रंग छायाओं से ही ये चित्र बनाए गए होंगे। पहले किसी नुकीली डंडी से रेखाएं खींची गई होंगी तथा बाद में ब्रशों के प्रयोग से चित्रों में रंग भरे गए होंगे। सहारा की मिट्टी तथा वनस्पतियों के जीवाश्मों की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से इस भ्रम का खंडन हो गया है कि सहारावासी कृषि कार्य में संलग्न रहे होंगे। सहारा के इतिहास की परतें खुलने के बाद यह पता चला कि क्या पश्चिमी अफ्रीका के काले आदिवासी एक समय गुलामों के बाजार की सबसे कीमती वस्तु थे। भयानक अकालों ने सहारावासियों में परस्पर संघर्ष के बीज बोए और उसका लाभ उठाया अरबों ने। वे उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें पकड़ कर गुलामों के रूप में बेचने लगे। आज भी सहारा के विभिन्न क्षेत्र इन अकालों व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के निर्मम हमले से पीड़ित हैं। सन 1913 में प्लेग तथा काल का मिलाजुला हमला हुआ जिसमें 10 लाख लोग मौत के शिकार हो गए। सन 72 से 74 में इन्फ्लुएंजा महामारी व अकाल की संयुक्त विपत्ति ने सहारा में मनुष्य का दुश्मन बना दिया। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय सहायता ने सन 1913 के अकाल के बराबर को हादसा नहीं होने दिया, फिर भी अभी शिकारों की संख्या का ठीक पता नहीं चल पाया है। आधुनिक युग की खोजों ने सहारा के भविष्य को थोड़ा बहुत संभावनाएं जगाने की कोशिश की है। सहारा के गर्भ में तेल, गैस, लौह अयस्क तथा अन्य कीमती धातु के भंडार भी मिले हैं, लेकिन अभी भी इस प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग सहारा के निवासियों के हित में नहीं हो पा रहा है। वहाँ के घुमक्कर मवेशी पालक आज भी बचे खुचे हरे भरे क्षेत्रों पर अपने मवेशी चरा रहे हैं, जो आत्महत्या के समान है, क्योंकि इससे रेगिस्तान का विकास होता है और उपजाऊ जमीन कम होती है। सन 1965 में हुई जनगणना से पता चला है कि सहारा की जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ
इससे यह आशंका उत्पन्न नहीं हो गई कि भावी अकालों में और ज़्यादा मौत होगी? सहारा आज भी पुरातत्व शास्त्रियों, भूवैज्ञानिकों तथा मौसम विज्ञानियों के लिए रहस्य बना हुआ है। वह कौन सा कारण था कि मानसून वर्षाओं ने सहारा जमीन को हरा भरा बनाना बंद कर दिया? क्या उस कारण का जानकर आज के सहारा वासियों के जीवन को उस कारण को जानकर आज के सहारा वासियों के जीवन को पुनः हरा भरा नहीं बनाया जा सकता? ईसा से 430 वर्ष पूर्व यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने सहारा का जिक्र एक ऐसे रेगिस्तान के रूप में किया है जिसमें रेत की ऊंची ऊंची टीले तथा दूर दूर तक पीले जल रहित रेत के मैदान हैं। हेरोडोटस ने उन लोगों का जिक्र भी किया है जो इस रेगिस्तान में रहते थे, जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज विचित्र से थे। तो इस कहानी से यह पता चलता है कि सहारा भी कभी हरा भरा था और जो अब रेगिस्तान बन चुका है।